गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, यानी कि गठबंधन क्या होता है ये भी आपको यहां पर दर्शाना है, और उसके बारे में जो भी विशेषताएं होती है बाबू गठबंधन की राजनीति का, उसको बढ़िया तरीके से अब लिखेंगे। तो आपको अगर ये 5 नंबर में पूछे तो थोड़ा लॉन्ग में लिखिएगा तो आपको 5 में से 5 मिल जाएगा। अगर ये आपको 2 में पूछेगा तो थोड़ा शॉर्ट करके लिख दीजिएगा तो आपको जो है 2 में से 2 मिल जाएगा। हम इसको लेकर के चलेंगे 5 नंबर में, ताकि आप जो भी लिखें पूरी अच्छी तरीके से लिखें और आपको जो है 450 प्लस नंबर मिलने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को हम लोग समझेंगे। पहले आपको लिखना है सर जी, उत्तर नहीं भी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा खाली, उसके बाद शुरू कीजिएगा। 1989 के चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला, यानी कि इससे पहले एक पार्टी था जिसका नाम था सर कांग्रेस नाम का पार्टी, और इस कांग्रेस नाम का पार्टी को बहुमत मिल रहा था, केवल यही जो है जीत करके आ रहा था, बाकी कोई भी दल इसके अगल बगल में नहीं भटक रहा था। ठीक है, केवल 1977 में जनता पार्टी जीत करके आता है, उसके बाद फिर से आपका जो है वही कांग्रेस जीत करके आता है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सब कांग्रेस के ही थे और किसी भी पार्टी का आपका वर्चस्व नहीं था, केवल एक ही पार्टी था जिसका नाम कांग्रेस था। लेकिन जब 1989 का साल जब आया तब सर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद एक दल की जो आपका बहुमत था वो और एक दल को यानी कि कांग्रेस को सर बहुमत नहीं मिला। इस स्थिति में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, यानी कि ये जो आपका स्थिति था इसके बाद से जो है राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार बना। और राष्ट्रीय मोर्चा में कौन कौन साथ दिया सर, जिसके बाहर से जो है वामपंथी दल और भाजपा का आपका समर्थन मिला। यानी कि 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उस चुनाव में वामपंथी दल यानी कि सीपीआई ने और इधर से आपका भाजपा यानी कि बीजेपी ने आपका समर्थन दिया। और बीजेपी का गठन कब हुआ था, 1980 में पढ़ रहे थे, और 1980 में 89 में आपका जो है चुनाव हुआ और 1980 में बीजेपी का गठन हो गया था। और बीजेपी और वामपंथी दल ने मिलकर के एक सरकार बनाया जिसका नाम आपका क्या था सर, राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से कई राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। यानी कि वामपंथी दल, भाजपा, इस तरीके का अलग अलग दल मिलकर के एक जब सरकार बनाता है तब उसको हम लोग कहते हैं सर गठबंधन का सरकार। जैसे वर्तमान में जो है बीजेपी का सरकार चल रहा है, फिर आंध्र प्रदेश का आपका टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी है, फिर जेडीयू है। ये तीनों मुख्य दल मिलकर के जो है सर, तीनों मुख्य दल मिलकर के भारत में आपका लोकतंत्र को बचाए रखा है और इन तीनों दल मिलकर के वर्तमान में सरकार बनाया हुआ है। यानी कि 2025 में जो सर चुनाव हुआ, आपका 2024 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में भी आपका सभी पार्टी को आपका बहुमत, कोई भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इस वजह से अभी भी जो है गठबंधन का युग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। अब गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो इसको तो आपको थोड़ा लिख देना है गठबंधन की राजनीति के बारे में। उसके बाद इसके विशेषताओं के बारे में लिखिएगा, तब बोलेगा एग्जामिनर कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है तभी इतनी अच्छी तरीके से लिख पाया है। अगर किसी के देख करके छापा है तो वो इतनी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाता। यानी कि ये लड़का पढ़ने वाला लड़का है और पढ़ने वाले लड़कों को सर जो है ज्यादा पसंद करते हैं, पसंद ज्यादा करेगा तो पूरा फुल नंबर देगा। तो उसके बाद आपको लिखना है सर गठबंधन की राजनीति की मुख्य विशेषताएं हैं। 1 नंबर में लिखिएगा गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं वाले दल शामिल होते हैं, इसलिए वे सरकार चलाने के लिए साझा एजेंडा बनाते हैं। यानी कि इसमें अलग अलग दल है, जैसे अभी टीडीपी है, जेडीयू है और आपका बीजेपी है। अब जब तीनों दल मिलकर के सरकार चलाएगा तो तीनों दल जो चाहेगा वही होगा। कोई आपका एक दल अगर बीजेपी बोलेगा कि नहीं हम भारत में जो है पूरे सब लोगों को जो है कल से 5-5 हजार रुपया करके बांटने लग जाएंगे, तब जेडीयू बोलेगा हैं कैसे बांटिएगा, पैसा तो है ही नहीं। तो इस तरीके का आपका जब राजनीति चलेगा गठबंधन का राजनीति, तब एक साझा एजेंडा बनाना पड़ता है जिसमें तीनों दल आपका जो है उसमें समर्थन दी, ताकि आपसी मतभेदों को आपका कम किया जा सके। मतभेद कम होगा तभी ना सर दोनों आपका दल मिलकर के जो है, तीनों दल मिलकर के या फिर 2 दल मिलकर के एक साथ काम करेगा। ठीक है, ये आपका विशेषताओं में आता है। उसके बाद लिखिएगा इसमें किसी भी बड़े फैसले के लिए सभी सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होता है। यानी कि आपका जो बीजेपी दल है सर,
बीजेपी नाम का दल है, और उस टाइम में जो सीपीआई यानी कि वामपंथी दल था 1989 में, इन दोनों ने मिलकर के गठबंधन का सरकार बनाया था। और दोनों मिलकर के जब सर गठबंधन का सरकार बनाएगा, तब इन दोनों का जो आपका फैसला होगा, दोनों का फैसला को मानना पड़ेगा, यानी कि सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होती है, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। यानी कि सत्ता केवल एक आदमी का हाथ में नहीं, दोनों दलों के हाथ में, दोनों दलों के हाथ में रहेगा। अगर जिस दलों के अंदर जितने आपका लोग रहेंगे, जितना दल रहेगा, उतना सर आपका जो है मतभेद पैदा हो सकता है। केंद्र की सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों जैसे आपका टीडीपी, जेडीयू आदि की आपकी भूमिका निर्णायक होती है। जब गठबंधन का युग चलेगा, तब जितना भी क्षेत्रीय दल है, उन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी चल रहा है जेडीयू नाम का जो दल है, नीतीश कुमार का है, टीडीपी नाम का जो दल है, इन दलों का जो है सर प्रभाव बढ़ रहा है। अब तक बच्चे सब जो हैं आकर के देख रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात है पता नहीं। आप लोग बाबू अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोगों का मन के मुताबिक सब्जेक्टिव का क्लास लाया गया है, और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो ये तो आप मानने वाले नहीं हैं। थोड़ा बाबू शेयर कर दीजिएगा। चलो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इसके बाद हम लोगों को कहा गया है गठबंधन सरकारों में हमेशा जोखिम रहती है। यानी कि जो भी आपका गठबंधन का सरकार में अलग अलग दल है, सभी दल मिलकर के जब पार्टी बनाएगा, सरकार बनाएगा, तब कोई एक दल अगर रूठ जाए तो सरकार गिर सकती है। इसी वजह से जोखिम रहता है कि कोई छोटा दल भी समर्थन वापस ले ले तो सरकार जो है गिर सकती है। इस वजह से जोखिम भरा रहता है। और भारत के इतिहास में 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हुआ और बहुदलीय युग की आपकी शुरुआत हो गई। यानी कि 1989 के बाद कांग्रेस का जो है दबदबा कम होने लगा। अब यहां पर शुरू हो गई बहुदलीय राजनीति। ठीक है, इसी बहुदलीय राजनीति में गठबंधन बनाया गया था। उस गठबंधन का अगर उदाहरण को समझेंगे, एक दल था जिसको हम लोग यूपीए कहते हैं, और दूसरा दल जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। एक दल जिसका नाम सर यूपीए है और दूसरा दल सर जिसका नाम एनडीए है। इन दोनों आपका जो है अलग अलग गठबंधन है। यूपीए में कांग्रेस का पार्टी था और बाकी अन्य दल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, और ये गठबंधन का युग 2004 से लेकर के 2014 तक चला। और दूसरा गठबंधन है अभी भी यह टिका हुआ है, जिसका नाम सर एनडीए है। ठीक है, और एनडीए नाम का दल में मेन जो पार्टी है सर भाजपा है, ठीक है, बीजेपी है, और इसके साथ अन्य दल जुड़ा हुआ था। ये 1998 से लेकर के 2004 तक था, और 2014 से लेकर के अभी तक जो है ये एनडीए का दल शासन कर रहा है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बता दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। मुझे क्या कहा गया है, नक्सलवाद क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। नक्सलवाद क्या है और इस पर टिप्पणी लिखिए, मुझे कहा गया है। तो सर नक्सलवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो बाबू, ये सर जियोग्राफी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ये सर जियोग्राफी नहीं पढ़ाते हैं। जो सर जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, वो सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा बाबू शेयर कर दीजिए। ये क्या हो गया आज है, सब कुछ तो क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या कहा गया है। नक्सलवाद के बारे में कहा गया है मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है। चलो उसके बाद हम लोग चलेंगे। मुझे कहा गया है नक्सलवाद के बारे में। तो नक्सलवाद एक वामपंथी उदारवादी आंदोलन है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है। जब आपको पूछेगा नक्सलवाद क्या है, तो फट से आप बोलिएगा नक्सलवाद सर एक आदिवासी क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का एक किसान आंदोलन है। ठीक है, और यह दार्जिलिंग में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला का नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव है, वहां से शुरू हुआ था। सभी समझेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। इसकी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद पर आधारित है। तो नक्सलवाद जो है इसका विचारधारा किस पर आधारित है, तो आप बोलिएगा सर रूस का लेनिनवाद पर आधारित है, चीन का मार्क्सवाद पर और माओवाद पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकना और साम्यवादी शासन को स्थापना करना। जैसे चीन में साम्यवादी शासन है, जिस तरीके से आपका
अमेरिका अमेरिका नहीं, रूस में साम्यवादी शासन है, उस तरीके से नक्सलवाद का भी उद्देश्य होता है कि भैया लोकतंत्र को उखाड़ फेंक करके वहां पर साम्यवादी शासन को स्थापन कर दिया जाए। अब हम लोग देखेंगे ये जो नक्सलवाद है इसका इतिहास क्या रहा है, इसका शुरुआत कब हुआ है, इसका नेता कौन है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत जो है 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। आपको ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछेगा कि नक्सलवाद नाम का जो आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन, यह कहां से शुरू हुआ था और इसका नेता कौन है, तो आपको यह सवाल जो है आपको मदद करेगा। 1967 में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के सर नक्सलबाड़ी गांव में शुरू हुआ था और इसका प्रमुख नेता है, इसका प्रमुख नेता का नाम चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये तीनों नेता थे। और ये आपका नक्सलबाड़ी नाम का गांव में शुरू हुआ था दार्जिलिंग का, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया नक्सलवाद। ठीक है, जिस गांव से शुरू हुआ उसी गांव का ये नाम ले लिया, नक्सलवाद नाम ले लिया, इस आंदोलन का नाम नक्सलवाद हो गया। ठीक है, थोड़ा बाबू शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे आ जाएं, मजा आए क्लास करने में। तब उद्देश्य के बारे में देखते हैं सर, नक्सलवाद आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वो लोग असल में ये आंदोलन क्यों चला रहे थे, और ये आंदोलन जो है गांधी जी के तरह आपका यात्रा करना, आपका शांति का समर्थन करना, इस तरीके से नहीं। ये लोग जो हैं सशस्त्र आंदोलन करते थे, ये लोग एकदम सशस्त्र आंदोलन करते थे, यानी कि गोली चलाना पड़े, किसी को मारना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मारो धारो और यहाँ का जो सरकार है उस सरकार को हटाओ। तो इसका उद्देश्य था, शुरुआत में ये जमींदारों के द्वारा आपका किया जा रहा था, क्या किया जा रहे आपका किसानों के शोषण के खिलाफ एक किसान विद्रोह था और उसके मुख्य नारा जो है जमीन जीतने वाले ही हो, यानी कि ये आंदोलन आपका जो चल रहा था, ये क्या हो गया, ये आंदोलन जो चल रहा था बाबू, ये आंदोलन आपका जमींदारों के खिलाफ था, यानी कि ये सर एक तरीके का किसान आंदोलन था। और ये किसान आंदोलन बाद में जाकर के आपका इसका नारा मिला जमीन जीतने वाले की हो, यानी कि जमीन किसका हो, जो आपका जो है जमीन का मालिक है, जो किसान है, उसका जमीन होगा। चलिए अब देखते हैं नक्सलवाद का उदय का मुख्य कारण क्या है, कौन कौन सा कारण था। तो सबसे पहले बोलिएगा, जो भूमि सुधार किया गया था सर, वो भूमि सुधार कार्यकरी नहीं हुआ, यानी कि भूमि सुधारों की विफलता हो गई। जो मेरी हम लोगों का संविधान की अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में चर्चा है, यानी कि जमींदारों से जमीन को लेकर के किसानों को दिया जाएगा, वो अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाया, इस वजह से नक्सलवाद आंदोलन का शुरू हो गया। आदिवासी शोषण और विस्थापन, यानी कि जिस जगह में आदिवासी सब रह रहे थे उस जगह से हटा करके उन लोगों को जो है भगा दिया गया था, जिस वजह से आदिवासी किसान सब जो है आंदोलन में उतर आए थे। विकास का अभाव, जिस जगह में आंदोलन चल रहा था वहां पर विकास होना था लेकिन विकास हुआ ही नहीं। अब विकास नहीं होगा तो वहां के लोग बोलेंगे कि हाँ उस जगह का विकास कर रहे हो, वहां पर रास्ता बनेगा और हमारा यहाँ रास्ता नहीं बनेगा, वोट देंगे कुछ नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है वो लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं और ये आंदोलन जब सशस्त्र हो जाता है तब उसको नक्सलवाद का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ये नक्सलवादी आंदोलन जो है नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी गांव से। और अगर कारण कहेंगे तो यहाँ पर होगा प्रशासनिक उपेक्षा और न्याय में देरी, यानी कि यहाँ के जितने भी लोग थे वो लोग चाह रहे थे कि भैया प्रशासन जो है वहां से मुझे न्याय मिले, अदालत से मुझे कुछ न्याय मिल जाए, हम लोगों का जो है जमीन वापस मिल जाए, लेकिन उस तरीके से का कुछ हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से लोग जो हैं आपका शस्त्र उठा लिए थे और इसी को हम लोग नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। तो नक्सलवाद का आपका मुख्य कारण क्या है ये समझ लिए सर, इसका उद्देश्य क्या है ये समझ लिए, प्रमुख नेता क्या कौन था ये जान लिए, बता दिए, शुरुआत कहाँ हुआ था, कब हुआ था ये बता दिए, और नक्सलवाद आंदोलन किसको कहा जाता है ये बता दिए। यानी कि आप जो हैं नक्सलवादी आंदोलन के बारे में सब कुछ जब आपका बता दीजिएगा, एग्जामिनर जब सब कुछ देख लेगा कि हाँ भैया ये सब चीज जो है लिख दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो इसको नंबर के लिए जो है ज्यादा तड़पाना भी ठीक नहीं रहेगा, तो आपको फुल नंबर देगा तब। ठीक है, अच्छी तरीके से बढ़िया से इस तरीके से लिखिएगा ना, तब बोलेगा हाँ भैया हाँ ये लड़का जो है मेहनती है, ये लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत एकदम जो है जी जान लगाया था, इसको पूरा नंबर दिया जाए, पूरा पूरा अजर दिया जाए, तो पूरा पूरा आपको जो है अजर मिलेगा। इसके बाद चलिए
कहा गया है बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो ये वो राजनीतिक व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था के बारे में कहा गया है, या फिर कह देगा बहुदलीय व्यवस्था के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। थोड़ा बाबू शेयर कीजिए, शेयर अगर नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, है इतना काम कर दीजिए और इतना वॉचिंग तो पार कर ही दीजिए। सब्जेक्टिव का क्लास है और यहाँ से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आएगा। लास्ट में जो सब्जेक्टिव कराएंगे वो सब और भी ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। कुछ भी थोड़ा आप शेयर कर दीजिए बाबू। चलिए, यहां दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे आपका भारत है, यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है और यहां पर सर दो से अधिक नहीं बहुत सारा दल है। जैसे आपका टीडीपी है, जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, एएपी है, कई तरीके का दल है, डीएमके है, सीपीआई है, बहुत दल है। और ये सब दल मिलकर के, एक से अधिक दल मिलकर के सत्ता पाने के लिए जब लड़ाई करेगा, चुनाव लड़ेगा, तब उसी प्रतिस्पर्धा वाले आपका दल को, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। यहां किसी एक दल का वर्चस्व नहीं होता और अक्सर कई दल मिलकर के जो है सरकार बनाते हैं। यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है सर, कोई एक आदमी जो है आपका सरकार नहीं चला पाता है। कभी कभी तो एक ही दल मिलकर के सरकार चला लेता है, लेकिन कभी कभी जो है कुछ कुछ दल मिलकर के आपका सरकार चलता है। जैसे वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है, बीजेपी, टीडीपी और आपका जेडीयू, ये तीन दल मिलकर के सरकार संभाला हुआ है। ठीक है, ये बहुदलीय व्यवस्था क्या है इसके बारे में बता दिए। अब ये बता दिए, उसके बाद थोड़ा उदाहरण दीजिएगा, उसके बाद उसके बारे में विशेषता बताइएगा, तब तो समझ में आएगा कि हाँ एग्जामिनर सब तब समझेगा कि ये बच्चा बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही ईमानदारी से ये पढ़ाई लिखाई किया है। ठीक है, एग्जामिनर आपका कॉपी देख करके समझ लेगा कि आप कैसे बच्चे थे। जब बढ़िया से लिखिएगा तब ना। चलिए, अब इसका उदाहरण लीजिए। भारत का उदाहरण अगर लेंगे तो 1989 के बाद का दौर भारत का बहुदलीय व्यवस्था का रहा है। वर्तमान में भाजपा, कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय दल जैसे एएपी जो आपका अरविंद केजरीवाल का है, टीएमसी जो ममता बनर्जी का है, डीएमके जो अन्नादुरै ने शुरू किया था, वर्तमान में स्टालिन का नेता है, राष्ट्रीय राजनीति में आपका प्रभाव रखते हैं। यानी कि भारत में जो है सर इस तरीके का बहुत सारा दल है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आप लोग अगर शेयर कर दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, तो मजा आएगा ना। थोड़ा शेयर करो। ठीक है, चलो अब इसका विशेषता देखते हैं। मतदाताओं के पास विकल्पों की आपका अधिकता होती है। यानी कि एक देश में अगर कई सारा दल मिलकर के चुनाव लड़ेगा तब क्या होगा सर, तब जो है लोगों को अलग अलग दल को वोट डालने का जो है अवसर मिलेगा। यानी कि एक जगह में अगर बहुत सारा दल रहेगा तो उसको जिसको पसंद हो वो उसको वोट डाल सकता है। अगर केवल एक ही दल रहेगा, जैसे चीन में खाली सीपीआई नाम का दल है, ठीक है, वहां पर खाली आपका साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट दल है, तो उसको जो है वहां पर कम्युनिस्ट दल को ही वोट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों का भारत में जो है कई सारा दल है, तो हम लोग किसी को भी वोट डाल सकते हैं। जैसे बंगाल के लोग अक्सर जो है टीएमसी को वोट डालता है, तमिलनाडु को लोग आपका जो है डीएमके को वोट डालता है, आपका बिहार के लोग वो बीजेपी को भी डालता है, आरजेडी को भी देगा, कांग्रेस को भी देगा, उसके बाद जो है किसी किसी को देता रहता है। तो बिहार में इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था चरम पर है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर गठबंधन की राजनीति चलती है। तो ये आपका विशेषता हो गया बहुदलीय व्यवस्था में। सर क्या होगा, किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलती है, गठबंधन का सरकार चलता है। सर दूसरा विशेषता हो गया। तो विशेषता बता दिए, कहां चलता है उदाहरण बता दिए, और बहुदलीय व्यवस्था क्या है ये भी बता दिए। तो इसमें दो क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, और ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ सर कब बना था, तो बोलिएगा 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। और इसमें जो है सर 6 अंग है और सबसे बड़ा जो है महासभा है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद को कहा जाता है आपका पूरे दुनिया का पुलिस कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के लिए 6 अंग बनाए गए हैं। पहला अंग हो जाता है आपका सामान्य सभा, ठीक है, जिसको हम लोग महासभा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग महासभा कहते हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आपका मुख्यालय कहाँ है, बोलिएगा सर हेग में है, नीदरलैंड का। उसके बाद सचिवालय। ये 6 जो है सर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। ठीक है, ये सब आपको पूछा जाता है, और पूछेगा जब फट से आंसर लगा दीजिएगा सर।
ठीक है। अब क्षेत्रवाद क्या है और इसका जो है क्षेत्रवाद से क्या है पूछ लेगा, या फिर क्षेत्रवाद का क्या अभिप्राय है, थोड़ा घुमा करके बोलेगा, चीज तो वही है, क्षेत्रवाद क्या है पूछा है। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रवाद क्या है लिखने के टाइम सबसे पहले आप लिखिएगा क्षेत्रवाद का अर्थ को लिख दीजिएगा, यानी कि क्षेत्रवाद का क्या मतलब होता है, यानी कि संज्ञा दे दीजिएगा। उसके बाद क्षेत्रवाद का उदय का कारण दे दीजिएगा, 2-4 कारण बढ़िया से लिख दीजिएगा तो क्षेत्रवाद कंप्लीट हो गया। तो पढ़ेंगे अभी क्षेत्रवाद क्या होता है, समझेंगे बढ़िया से कि क्षेत्रवाद होता क्या है, तो एकदम हम लोगों का याद भी हो जाएगा अभी की अभी। चलो, क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव और गौरव महसूस करता है, यानी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम अगर बिहार में रहेंगे तो हम बिहार को लेकर के गर्व करेंगे, हम पश्चिम बंगाल के हैं तो बंगाली होने का मुझे गर्व होगा, अगर हम गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात के रहेंगे तो हम गुजराती होने का मुझे गर्व रहेगा, यानी कि वो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के लिए वो गौरव महसूस करता है, और यही चीज को हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। कोई एक विशेष अगर भाषा बोलेगा तो वो भाषा को लेकर के जो है गौरव महसूस करेगा। हम हिंदी बोलते हैं तो मेरा हिंदी भाषा जो है महान है, तमिलनाडु में लोग सब तमिल बोलता है तो वहां बोलता है कि भैया तमिल भाषा से बढ़िया भाषा कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से अपना जो चीज है उसको लेकर के गौरव महसूस करना, उसी को कहा जाता है सर क्षेत्रवाद, और यही होता है क्षेत्रवाद का अर्थ। ठीक है, अब चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, ये भावना तब समस्या बन जाती है। अब क्षेत्रवाद जो है एक तरीके का समस्या भी है। कब समस्या बन जाता है, तो ये भावना जो है समस्या बन जाती है जब लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने लगे, यानी कि हम पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल का हम इतना तारीफ करते हैं, इतना तारीफ करते हैं कि भैया देश के ऊपर हम पश्चिम बंगाल को मानने लगते हैं। यानी कि हम बिहारी हैं तो बिहारी होकर के इतना गर्व महसूस करते हैं कि भैया हम जो एक भारतीय भी हैं उसको भूल जाते हैं, यानी कि देश को जो है राज्य से, राज्य के ऊपर आपका जो है राज्य के नीचे मानते हैं देश को। तब जो है ये समस्या बन जाता है। भाषा को अगर देश के ऊपर मान लिया जाए कि भैया हम बंगाली भाषा बोलते हैं तो बंगाली भाषा जो है देश से भी बढ़कर है, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है बाबू। तो इसी को कहा जाता है कि सर कोई जब क्षेत्रवाद जब देश से भी बढ़कर के मान लिया जाए तब वो समस्या बन जाती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण अक्सर अपने क्षेत्र का विकास और अपनी पहचान की रक्षा होता है, यानी कि जो भी लोग क्षेत्रवाद के तरीके ही करते हैं उन लोगों का कहना है कि भैया अपना जो क्षेत्र है उसका विकास होना चाहिए और अपना क्षेत्र की पहचान की रक्षा करना उन लोगों का जो है महत्व है। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रवाद के आपका उदय का क्या क्या कारण है। क्षेत्रवाद का उदय क्यों होता है, सबसे पहला मुख्य कारण होता है भाषा। ठीक है, भारत में भाषा क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा आधार रही है। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका एक उदाहरण हो गया कि क्षेत्रवाद किस तरीके से आपका काम करता है। सर भाषाई आधार पर जो है क्षेत्रवाद देखी जाती है। उसके बाद अगर देखेंगे जब किसी एक क्षेत्र का विकास अधिक होता है, मान लीजिए बिहार का एक क्षेत्र है जहां पर विकास ज्यादा हो रहा है और बिहार का दूसरा क्षेत्र है, जैसे आप लोगों का 2002 से पहले जब बिहार के साथ झारखंड हुआ करता था तो बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि वर्तमान का जो बिहार है यहाँ का जो है विकास ज्यादा हो रहा था और झारखंड का विकास कम हो रहा था। तो झारखंड के लोगों ने बोला कि भैया हम लोगों के यहाँ से जो है तुम लोग खनिज संपदा लेकर के जाते हो और उधर का विकास हो रहा है, हम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। तो वहां के लोगों के ऊपर जो है क्षेत्रवाद पैदा हुआ और उन लोगों का कहना है कि मुझे जो है बिहार से अलग कर दिया जाए, तब जाकर के झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो ये एक तरीके का क्षेत्रवाद है। उसी का बारे में कहा गया है जब किसी एक क्षेत्र की विकास अधिक होता है और दूसरा क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है तो पिछड़े क्षेत्र के लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है। जैसे झारखंड के लोगों पर असंतोष पैदा हो गया था कि हम लोगों का नहीं हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है क्षेत्रवाद। पृथक आपका जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके 2017 में तेलंगाना अलग हो गया, वो भी क्षेत्रवाद के वजह से हुआ। उसी तरीके से बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग हो गया। चलिए, और अगर कारण देखेंगे क्षेत्रवाद का क्या कारण बनती है तो अपनी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को बचाए रखने की जो इच्छा है ये भी क्षेत्रवाद को जन्म देता है। यानी कि मेरा जो संस्कृति है उसको बनाए रखना मेरा जो है अधिकार है और इसी अधिकार को
मनाने के लिए जो है क्षेत्रवाद की पैदा होती है। कई बार क्षेत्रीय नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, यानी कि कोई कोई नेता है वो अपने जो जो भी आपका उसका मतदाता है उसको दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए जो है खड़े हैं, इसी वजह से जो है वो नेता सब अपना राजनीति को चमकाने के लिए क्षेत्रवाद करता रहता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रवाद का आपका कारण हो गया। ठीक है, जैसे बाहरी बनाम स्थानीय, यानी कि बाहरी लोगों को यहां से निकालो, जैसे कहा जा रहा है ना अभी कि बांग्लादेश के जितने भी लोग आए हैं भारत से जो है निकाला जाना चाहिए, और इसको उठाने के लिए कई सारे जो है नेता मंत्री जो है ये करते हैं, तो वो सब जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रवाद का कारण हो गया। और इधर आपका जो है क्षेत्रवाद क्या है उसका अर्थ हो गया। तो आप लोगों का जो है इस तरीके से अगर लिखते हैं कि क्षेत्रवाद का क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ बता दिए, उसका कारण बता दिए, किस तरीके से आपका जो है ये उत्पन्न होता है, सभी अगर बता देंगे तो यहाँ से आपको जो है तभी फुल मार्क्स मिलेगा, और नहीं तो इधर उधर करके नंबर थोड़ा बहुत दे करके छोड़ देगा, बात खत्म। चलिए, आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से एकदम बढ़िया से लिखना है, तभी आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। चलिए, अब कहा गया है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों के का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जब 2 नंबर में पूछेगा तो कहेगा 2 गुणों के बारे में उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आपको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है, बढ़िया से समझेंगे इसको कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता क्या है, तो उसको इसके बारे में पहले लिखना है। तो लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है इसमें शासन अगर चलाना है तो आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भी चला सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी चला सकते हैं। तो जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में, सार्वजनिक मामलों में और नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं, यानी कि कोई आपका लोकतंत्र है, जिस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व है, नीति निर्माण करने में, कानून बनाने में अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तब उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, और अपनी सहमति और असहमति देते हैं, और उसे प्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र कहा जाता है। यानी कि आपका कानून बनाने में आपका भी सहमति लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग शासन चलाने के लिए नेता को चुन करके भेजते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक तरीके का उदाहरण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है उसको हम समझा दिए। अब आप लोगों को देखना है सर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या विशेषताएं हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संज्ञा दे दिए और उसका विशेषता या फिर गुण को समझा दिए, तो बढ़िया से आपका नोट्स बन गया। चलिए, सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अगर जनता को अगर वोट डालने का अधिकार रहेगा, जनता को अगर पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए, सरकार को जो है और देश का विकास करने के लिए हम लोग क्या करें, आप लोग बताइए, तो जनता सब बोलेगा अरे बाप रे बाप, मेरे से पूछ रहा है नेता सब, तो वो जो है जनता सब जो है खुश हो जाएगा। वही कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अगर रहेगा तो सरकार की लोकप्रियता में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, सरकार के आय व्यय में कमी आती है। यानी कि जो आपका टैक्स आएगा उस टैक्स का खर्च करने में, आप उसको जो है निर्धारण करने में आपका आय व्यय में कमी आएगी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जहां चलती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान हो जाती है। जब जनता से ही आपका सवाल ये लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, तो ये आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि जनता ने ही कहा है कि भैया क्या करना है। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के देशों में भ्रष्टाचार भी आपका कम होता है। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में, यहाँ विशेषताओं के बारे में, यहाँ गुणों के बारे में कह दिए हैं। अब चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है जिससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा गया है, हमें कहा गया है 73वां संविधान संशोधन क्या है। 73वां संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले बताइएगा सर 73वां संविधान संशोधन जो है ना, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित है। जो फट से आप जब बोल दीजिएगा ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और ये कब आपका अधिनियमित किया गया था, तो आपके बारे में एग्जामिनर समझ लेगा कि हाँ ये जो है थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो आपके बारे में जो है
एग्जामिनर के अंदर अच्छी भाव पैदा हो गई। अब जो है उसके बारे में जब बताइएगा तो एग्जामिनर तो समझ गया कि ये पढ़ करके आया है, किसी करके छाप कर नहीं लिखा है, तो उसके बाद आपका जो ये है उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखेगा, मेन पॉइंट देखेगा और आपको फुल मार्क्स देकर के निकल जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। तो इस जो आपका पंचायती राज व्यवस्था या फिर 73वां संविधान संशोधन है, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और इससे विकेंद्रीकरण संभव हुआ। आपको पूछा जाता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण किस आपके राज्य से संबंधित है, तो आप उसमें आंसर लगाते हैं 73वां संविधान संशोधन या फिर पंचायती राज से संबंधित है। वही कहा गया है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया था, इसके तहत जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव हो पाया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। तो आपको यहां से पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस मनाते कब है, तो जब से आपका पंचायती राज लागू हुआ भारत में, तब से हम लोग भारत में हर दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये सर अधिनियमित कब हुआ था, तो 1992 में अधिनियमित हुआ था और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में पूरा देश में लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में हम बता रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद और इसके बारे में बोलिएगा कि इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को शामिल की गई, जिससे पंचायतों के लिए 29 कार्य क्षेत्र और विषय को जोड़ दिया गया। तो इतना जब डेटा आप दीजिएगा एग्जामिनर को, वो देखेगा और बोलेगा हाँ ये जो है बच्चा बहुत ही डिटेल से पढ़ा है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, और इसको नंबर दिया जाए एकदम दिल खोल करके। ठीक है, अब ये हो गया। अब पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या पारित किया गया था, 73वां संविधान के अनुसार क्या क्या मिला था, वो दे दीजिएगा कि सर त्रिस्तरीय ढांचा है। ये बलवंत राव मेहता समिति के सिफारिश पर आया था और ये त्रिस्तरीय ढांचा को दिया था। देश के हर राज्यों में 3 स्तरों पर पंचायत का गठन अनिवार्य कर दिया गया, इसी 73वां संविधान संशोधन के अनुसार। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा देश है बाबू, एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक जो है त्रिस्तरीय नहीं 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था चलती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद 3 स्तर कौन कौन से हैं सर, तो सबसे निचला जो स्तर होता है वो ग्राम स्तर होता है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। हर जो आपका गांव होती है, कुछ कुछ आपका वार्ड को मिला करके वहां पर आपका क्या बन जाता है सर, ग्राम पंचायत बन जाता है। और कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत का, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं। ठीक है, या फिर मुखिया कहते हैं। और पंचायत समिति का जो है, जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रमुख। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, इसी वजह से बोल रहे हैं। और जिला परिषद का जो ये होता है उसको अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिला परिषद का प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये 3 स्तरीय पंचायत के बारे में आपको कहा था। उसके बाद देखिए इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या था, तो इस संशोधन का प्रमुख विशेषताओं में ग्राम सभा के बारे में कहा गया था। 73वां संविधान सभा में ग्राम सभा के बारे में कहा था। गांव के सभी मतदाताओं की सभा जो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, तो ग्राम सभा के बारे में कहा गया था, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर के सभा करके उस गांव का पंचायत को जो है आगे बढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत में क्या जो है आरक्षण की बात की गई थी, 1/3 जो है आरक्षण रहेगा, यानी कि 33% सीटों में SC ST के लिए जो है जनसंख्या के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसका कार्यकाल सर 5 वर्ष का होगा, ये कहा गया था। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य चुनाव आयोग की होगी, ये भी कहा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन में। और ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है और इसमें सर 11वीं अनुसूची, ठीक है, 9 भाग और 29 विषय जो है पंचायती राज में शामिल है, जैसे खेती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ सफाई, ये सब जो है पंचायती राज व्यवस्था में सर शामिल है। ठीक है, ये आपका जो है 7 नंबर सवाल 73वां संविधान संशोधन के बारे में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपको पूछा गया है भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या होता है, और ये आपको पूछ लेगा फट से 5 नंबर में। तब आप जो है ऐसे करके हाथ में, ये हम तो पढ़े नहीं है, मेरा क्या होगा कालिया, तब जो है परेशान हो जाइएगा आप।
अगर परेशानी नहीं होना है, अपने आप को एग्जाम के टाइम में परेशान नहीं करना है, अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया से देखते रहिए। ठीक है, चलो क्या कहा गया है मुझे, भारतीय राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत महत्वपूर्ण जो है न्यायिक शक्तियां, जिसको हम लोग जुडिशियल पावर कहते हैं, ये प्राप्त है। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण बना रहे और यदि कोई कानूनी त्रुटि हो तो उसे जो है सुधारा जा सके। यानी कि न्याय प्रणाली में अगर कोई त्रुटि है, जो आपका सरकार चल रही है वहां पर अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का काम, उसको सुधारने के लिए राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां मिली हुई है और इसे न्यायिक शक्तियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति अपना पूरे देश को अच्छी तरीके से संभाले रखता है। ठीक है, उसको मदद करता है मंत्री परिषद। ठीक है, अब चलिए कौन कौन से शक्ति मिली हुई है वो पढ़ते हैं। पहला जो शक्ति मिला है सर, उसको कहते हैं हम लोग क्षमादान शक्ति। पहला शक्ति क्या है सर, तो आप बोलिएगा समाधान शक्ति, जो हम लोग अनुच्छेद नंबर 72 के तहत उनको दिए हैं। कौन कौन सी शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा कम कर सकता है, यानी कि या तो क्षमा कर सकता है या तो उसको 10 वर्ष का अगर सजा मिला है तो उसको 5 वर्ष कर देगा। फांसी का सजा को वो पूर्ण तरीके से जो है रद्द कर सकता है। चलिए, बदल सकता है या पूरी तरह से माफ कर सकता है। अगर आपको 5 साल का सजा मिला है और राष्ट्रपति आपको चाहता है भैया ये लड़का बहुत बढ़िया था, इसका 5 साल का सजा को जो है खत्म कर देते हैं, इसको घर भेज देते हैं, तो आपको जो है 5 साल का सजा भी नहीं मिलेगा अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ये शक्ति आर्टिकल 72 के तहत न्यायिक शक्ति मिला है, क्षमादान शक्ति मिला है। ठीक है, और इसको जो है मृत्यु दंड यानी कि आपको अगर किसी भी अदालत ने, फौजदारी अदालत ने अगर मृत्यु दंड दे दिया तो राष्ट्रपति के पास ही क्षमता है कि आपको मृत्यु दंड से रोक सके। ठीक है, केवल राष्ट्रपति ही जो है फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं और कोई नहीं माफ कर सकता। सैन्य अदालत जो होती है, कोर्ट मार्शल जो होता है, वहां पर सेना के द्वारा भी जो आपका फांसी की सजा अगर दी जाए, कोई भी सजा दी जाए, तो उसको भी माफ करने की अधिकार राष्ट्रपति को मिलती है। और ये अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्षमादान शक्ति किसको मिली हुई है सर, राष्ट्रपति को मिली हुई है। ठीक है, और क्या मिला हुआ है सर, और न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है, तो हम बताएंगे न्यायिक शक्ति में परामर्श की शक्ति, यानी कि 143 नाम का अनुच्छेद के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सर परामर्श ले सकता है। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो राष्ट्रपति बनी हुई है उनको पता नहीं चल रहा है कि अब क्या किया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यदि किसी कानूनी विषय पर राष्ट्रपति सहायता की आवश्यकता हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वो क्या करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। हालांकि वो सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, नियुक्ति करता है कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े आपके संवैधानिक लोगों को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति देश की न्यायपालिका के प्रमुख पदों पर जो है नियुक्ति करता है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सभी जगह में जो जज होते हैं उनको नियुक्त करता है। राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सबों को नियुक्त करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को मिली हुई है। तो ये सब जो है न्यायिक शक्ति मिली हुई है किसको सर, राष्ट्रपति को। ठीक है, और क्षमादान शक्ति मिली हुई है न्यायिक शक्ति के तहत, परामर्श लेने की शक्ति मिली हुई है। तो ये सब न्यायिक शक्ति में शामिल है। और भी बहुत तरीके का शक्ति जो है राष्ट्रपति को मिली हुई है। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति में क्या क्या था वो हम लोग एकदम कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल, समकालीन विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता विवेचना कीजिए। यानी कि आपको कहा गया है भैया गुट निरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, हाँ या ना बताइए। तो आप बोलिएगा हाँ सर, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मिस्र के जो थे राष्ट्रपति जिसका नाम आपका जो है नसीर था, उसके बाद मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, ये सब मिल करके, ना ही वो
सोवियत संघ की तरफ झुकना चाहते थे, ना ही वो अमेरिका की तरफ झुकना चाहते थे। ये सब मिलकर के एक गुट निरपेक्ष देश बनाए थे, जो ना ही अमेरिका का साथ देगा, ना ही सोवियत संघ का साथ देगा, वो स्वतंत्र रहेगा। ये जो आंदोलन चला था उसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और अभी आपको पूछा गया है कि ये वर्तमान में क्या ये रहना ठीक है या नहीं, क्या गुट निरपेक्ष देश होना सही है? भारत जो एक स्वतंत्र गुट निरपेक्ष देश है, क्या ये वर्तमान में भी ठीक है? अभी आपका 2026 चल रहा है, क्या ये गुट निरपेक्ष देश अभी भी होना सही होता? ये आपको पूछा गया है। तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका आप कारण बताइएगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से अलग रहने के लिए शुरू हुई थी। अब क्यों अभी भी जो है ये महत्वपूर्ण है, वो जो है एक एक पॉइंट में बताइएगा कि सर पहला जो कारण है वो गुट निरपेक्ष देश अभी भी होना चाहिए। उसका पहला कारण है एक ध्रुवीय विश्व में संतुलन, यानी कि पूरा देश जो है अगर केवल अमेरिका को मानने लगेगा तो अमेरिका का आपका जो है वर्चस्व बना रहेगा, तो देश जो है एक ध्रुवीय हो जाएगा, यानी कि एक ही तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अब भी दुनिया में अमेरिका या चीन जैसे शक्तिशाली देशों का आपका दबदबा है। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष देश ये छोटे और विकासशील देशों के किसी एक महाशक्ति का गुलाम बनने के बजाय स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देता है। यानी कि ये जो गुट निरपेक्ष देश है ये किसी भी बड़ा देश का गुलाम बनने से बचाता है और वो स्वतंत्र रहने का आपका शक्ति प्रदान करता है। इसी वजह से जो है गुट निरपेक्ष देश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी छोटे देश हैं वो छोटे देश को कब्जा कर लेगा, नहीं तो बड़ा देश। अगर गुट निरपेक्ष देश नहीं रहेगा तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जितने भी विकासशील देश है, सभी देशों को अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो सर गुट निरपेक्ष देशों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नॉन अलाइन मूवमेंट अभी भी होना चाहिए। वही पूछा गया है क्यों होना चाहिए, तो पहला कारण ये बता दीजिए। दूसरा कारण क्या होना चाहिए? ग्लोबल साउथ या फिर पूरे देश में सर एकता बनाए रखने के लिए, या फिर जो दक्षिणी देश है, दक्षिणी जो देश हैं, जो सब अफ्रीका के पिछड़े हुए देश हैं, उन लोगों को जो है समर्थन देने वाला कोई नहीं है। अगर नॉन अलाइंड देश नहीं रहेगा, अगर गुट निरपेक्ष देश नहीं रहेगा, वो अफ्रीका के जो देश हैं उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है, उन लोगों को कोई बड़ा देश कब्जा कर लेगा। इसी वजह से सर नॉन अलाइंड देश होना जरूरी है। तो गुट निरपेक्ष देश या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो देश है, जैसे एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका की गरीब और विकासशील देशों के सबसे बड़ा मंच है। यानी कि ये गुट निरपेक्ष देश जो होता है वो अफ्रीका का, अमेरिका का, इन सब देशों के जो छोटा छोटा आपका छोटे छोटे स्वतंत्र देश हैं उनके बारे में सोचता है। ये व्यापार, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य, जैसे कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के बदले जो छोटे छोटे अफ्रीका के देश हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया नहीं है, तो उन लोगों का मदद कौन करेगा? तो उन लोगों की मदद करने के लिए गुट निरपेक्ष देश बहुत काम आए थे। तो इन मुद्दे पर देशों का आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर नॉन अलाइंड देश का होना। ठीक है, तो दो कारण बता दिए कि अभी तक जो है ये समकालीन विश्व में गुट निरपेक्ष देश होना जरूरी क्यों है। तीसरा बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार। गुट निरपेक्ष देश मिलकर के संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे देश होते हैं वो ना ही सोवियत संघ के होकर के ये थे, ना ही भारत आपका जो है अमेरिका के होकर के। अभी सोवियत संघ कमजोर पड़ गया है, तो लेकिन चीन हो गया है अभी बहुत ताकतवर। तो अगर चीन का गुलाम बन जाएगा कोई देश तो उनके बारे में सुरक्षा परिषद में जाकर के आवाज कौन उठाएगा? इसी वजह से गुट निरपेक्ष देश की होना बहुत जरूरी है। तो ताकि दुनिया में फैसला केवल शक्तिशाली देश ना ले बल्कि सभी देशों का फैसला लेने में भागीदारी हो, इसीलिए गुट निरपेक्ष देश होना जरूरी है। अगर गुट निरपेक्ष देश नहीं रहेगा तो बड़े बड़े जो देश हैं वो अपना फैसला खुद करते रहेंगे और छोटे छोटे देशों को दबाते रहेंगे। इसी वजह से गुट निरपेक्ष देश होना जरूरी है। नई चुनौतियां, आज गुट निरपेक्ष देश केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो है आतंकवाद जैसे समस्या, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक समस्याओं के खिलाफ भी आपका विकासशील देश है, एकजुट रहता है। इसी वजह से सर ये सब जो नई नई आपका जो समस्या आती है इन सब को
अगर छोटे छोटे देशों में अगर उन लोगों के बारे में सोचना है तो गुटनिरपेक्ष देश का होना अभी भी जरूरी है। तो उसके बाद आप लिखिएगा कारण बता दिए कि समकालीन विश्व में गुटनिरपेक्ष देश का होना क्यों जरूरी है, 4 पॉइंट बता दीजिए। उसके बाद आप जो है थोड़ा नीचे बोल दीजिएगा भले ही गुट आपका जो है खत्म हो गया है, सोवियत संघ टूट गया है, अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है, तो गुट अभी उस तरीके से नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता के आपका जिस सिद्धांत पर गुटनिरपेक्ष देश बना था उसकी जरूरत आज भी है। यानी कि जो आपका उद्देश्य लेकर के, जो लक्ष्य लेकर के गुटनिरपेक्ष देशों को बनाया गया था, वो आपका लक्ष्य प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ है। तो उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, अगर समानता लाना है सभी देशों के अंदर, सभी देश को अगर स्वतंत्र रूप से, संप्रभु रूप से बनाए रखना है, तो सर गुटनिरपेक्ष देशों का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो है पॉइंट्स में एक एक करके आंसर लिखिएगा, बढ़िया से आंसर लिखिएगा, तो यकीन मानिए बाबू आपको जो है, आपको 5 में से 5 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, देगा ही देगा, कहीं आपका नंबर नहीं जाएगा। अगर बढ़िया से अच्छे से नंबर पॉइंट के जरिए जो है नहीं लिखिएगा ना, और बढ़िया से आपका कंटेंट नहीं दीजिएगा, तो एग्जामिनर बोलेगा ये पढ़ के नहीं आया है, किसी का छाप लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, पर जब जब तुम्हें देखता हूं मुझे बार बार होता है। हाँ, एक आदमी को देखते हो क्या अलग अलग को? हाँ चलो 10 नंबर सवाल, कहा गया है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो भारतीय संविधान के बारे में और उनका क्या विशेषता है उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में जो जो पता है सब बढ़िया से एकदम लिख लीजिएगा, फट से आपका जो है ये एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया सवाल है बाबू, संविधान के बारे में अगर ये क्वेश्चन ना भी आए फिर भी ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से दूसरे तरीके के आपको प्रश्न पूछा जाएगा और यहां से आपका जो है अलग अलग जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, तो प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे करके हेडिंग लगाइएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है सर? सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया बन जाए मेरा नोट्स, तो इसके ऊपर आप संविधान के बारे में लिखिएगा कि भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को आपका अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है सर लागू कर दिया गया था। तब से लेकर के भारत का संविधान सबसे जटिल संविधान है। अब उसके विशेषताओं में लिखिएगा सर, सबसे लंबा और सबसे जटिल संविधान जो है भारत का है। क्यों है तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। ये आपका 1 नंबर पॉइंट हो गया सर, सबसे लंबा और सबसे आपका लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है जिसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपको क्या ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा क्या भैया बताओ कि भारत के संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो बोलिएगा 12 अनुसूची है। आपका पूछेगा वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं, बोलिएगा 25 भाग है। आपको पूछेगा भारत का संविधान में कितने आपके जो है कितने अनुच्छेद है, तो बोलिएगा सर 400 जो है अभी जो है 448 तक अनुच्छेद है। ठीक है, 70 लिख दिया। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा विशेषताओं के बारे में। जब पूछेगा भारत के संविधान का विशेषता क्या है, तो कठोरता और लचीला ये दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। भारत के जब संविधान सभा का अंतिम बैठक में जब BR अम्बेडकर जब खड़े हुए तब बोले कि मैं ये संविधान को इतना कठोर भी नहीं बनाया हूं कि कोई इसको परिवर्तन नहीं कर सके। अगर तुम्हें परिवर्तन करना है, अगर तुम्हें इसे सुधार करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो है आप उसमें जो है सुधार करने के लिए एक आधा से ज्यादा वोट लाना है, और उसके लिए संविधान को सुधार करने के लिए भी आपको अलग अलग तरीके का सिस्टम है। वो भी एक क्वेश्चन में जब सब्जेक्टिव पर आएंगे उसमें कब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये आप पढ़िए बढ़िया से। इसमें कुछ जो है बदलाव आसानी से हो सकता है, इसलिए इसको लचीला कहा गया है। जबकि कुछ जो है विशेष बहुमत से यानी कि आवश्यक होता है, यानी कि कुछ कुछ जो संविधान में चेंज करना है तो वो आधा वोट लाइएगा तो हो जाएगा, और कुछ कुछ अगर करना है तो उसके लिए 1/3 बहुमत चाहिए, और कुछ कुछ संविधान में संशोधन के लिए आपका 1/3 बहुमत के साथ साथ जो विधानसभा होती है, जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा होती है, उनसे भी पूछना पड़ता है। इसीलिए ये लचीला जितना है और कठोर भी उतना है। तो ये दूसरा आपका जो है
विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता जब पूछेगा तो तीसरा आंसर लगा दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है कौन? भारत का संविधान। ये जो है संपूर्ण आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है भारत को। भारत एक स्वतंत्र देश है जो किसी बाहरी शक्ति का अधीन नहीं है और ये सभी धर्मों का सम्मान जो है प्राप्त करता है। इसके बारे में संविधान हम लोगों को ज्ञान देता है। संसदीय प्रणाली के बारे में भी चर्चा की गई है संविधान में, ठीक है। भारत में ब्रिटिश मॉडल की तरह जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। आपको पूछता है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो संसद रहेगा तो संसद नहीं, अगर लोकसभा रहेगा तो लोकसभा आंसर होगा, लोकसभा अगर रहेगा तो लोकसभा आंसर होगा, लोकसभा नहीं रहेगा तो संसद आंसर होता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भारत का संविधान में चर्चा की गई है। नागरिकों को जो है सर 6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है और पहले 7 मिला हुआ करता था। साथ ही उसको कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित की गई है। तो कुछ में कितना सर? 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सब संविधान की विशेषताएं हैं सर। मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है, उसके बाद मूल अधिकार के बारे में कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, संसद के बारे में कहा गया, कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, जो भी आपका आयोग है, वित्त आयोग, सभी के बारे में संविधान में कहा गया है। एकल नागरिकता होगा भारत के लोगों के पास, एक नागरिकता रहेगा, यानी कि वो भारत का नागरिक होगा, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। यानी कि हम बिहार के जो है मतदाता हैं, बिहार से आपका जो है रहने वाले हैं, लेकिन हम जो है भारत के नागरिक हैं, इसी को एकल नागरिकता कहा जाता है। अमेरिका के विपरीत अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इसीलिए अमेरिका के विपरीत भारत में केवल एक ही नागरिकता है का प्रावधान है। चाहे व्यक्ति या किसी भी राज्य का हो, वो केवल भारत का ही कहलाएगा कि हमारा एक ही आपका जो है वतन है जिसका नाम भारत है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में कहा गया, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है जो संविधान की रक्षा करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में भारत का संविधान में कहा गया है, तो ये भी एक विशेषता है भारत का संविधान का। वयस्क मताधिकार के बारे में कहा गया है, 18 वर्ष से आपका ऊपर के जो भी लोग हैं उनको भारत का नागरिक माना जाता है और बिना भेदभाव के जो है उसको वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार रहता है। तो ये सब जो आपका अधिकार है ये भारत का संविधान के तहत मिला है। तो आपको जब पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, तो भारत के संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान क्या है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ बता दीजिएगा। समय के अभाव में हम यहाँ नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा लिख दीजिएगा कि सर कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, कब आया, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया, थोड़ा उसके बारे में बोल दीजिएगा। तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भैया कुछ एक्स्ट्रा भी इसको आता है। खाली विशेषता के बारे में लिख करके चले गए तो बात खत्म, ये नहीं, थोड़ा आपको जब एक्स्ट्रा कुछ दे देता है, आप जब दुकान में जाते हैं तो कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा में दे देता है, अब 5 किलो आलू खरीदे तो उसमें अगर 2 एक्स्ट्रा आलू दे देता है तो आपका मन में लगता है भैया आज तो एकदम मन जो है खुशी से फूल उठा। तो उसी तरीके से एग्जामिनर को जब एक्स्ट्रा तथ्य दीजिएगा ना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा देखेगा तो इसका दिमाग एकदम गर्म हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिएगा, मेन पॉइंट, तब बोलेगा ये तो एकदम बढ़िया लिखा है, बहुत आता है, इसको फुल नंबर मारो इसको। तो इसी तरीके से जब आप लिखिएगा तो आपको अच्छा तरीके से नंबर देगा। तो यहां पर हम लोगों का द एंड होता है, सब्जेक्टिव का जो मोस्ट वीवीआई मेरे तरह से जो सवाल था वो कंप्लीट होता है। तो जो भी बच्चे पूरे क्लास को ईमानदारी से देखे हैं उसको बोलना चाहते हैं बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब क्वेश्चन को रट लीजिए, ताकि एग्जाम में जब आए इसी तरीके का जब क्वेश्चन आए फट से आप जो हैं हाथ को चलाते रहें। जुबान चलाने से ज़्यादा है हाथ चलाइए, आंख इधर उधर करने से बढ़िया है अपना हाथ जो है एग्जाम में चलाते रहिए। और अच्छी तरीके से जो है आपको 400 या फिर 450 प्लस नंबर अपना टारगेट में रखना है और अच्छी तरीके से आपको जो है मेहनत करके जो है एग्जाम में जाकर के बैठना है। जो मेहनत नहीं किया वो सोच लीजिए आज ही हार गया, ठीक है। और आप मेहनत करते रहिए और एग्जाम में जाकर के जब बढ़िया से लिखिएगा तब आपको अच्छा नंबर मिले ना मिले अंदर से संतुष्टि आएगी कि हमने मेहनत किया था और अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ मेहनत किया था, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। क्या करेंगे, लेकिन मुझे मेहनत करने में जो है रोकना नहीं है। तो यहीं पर आज का क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में आप लोग ईमानदारी से अपना जो है एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।